क्लास 9 आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है चैनल पर, तो आप जाकर विजिट कर सकते हैं और उसका फीडबैक मुझे दे सकते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे 2.1। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक करेंगे। इसके टोटल 5 ही क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। तो चलिए करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब ये जो पॉलिनोमियल्स आपको दे रखी हैं उनकी डिग्रीज आपको बतानी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल इसका आंसर होगा और आप लोगों को सबको आता होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है, तो देखो पहली एक्सरसाइज है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो देखो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी। देखो डिग्री क्या बताया था मैंने कि पहले तो आपको देखना है कि जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए और उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है x, है ना, x की जो पावर है वो 1 है, यहाँ पर x लिखा है x की पावर 2 है। तो इसके अंदर एक ही वेरिएबल है जो कि है x और उसकी हाईएस्ट पावर है 2। ठीक है, तो 2 पावर है इसकी हाईएस्ट, तो यही हो जाएगी इसकी डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, अब इसके बाद में जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसमें लिखा है y की पावर 3 प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, तो इसके अंदर भी एक ही टाइप का वेरिएबल है जो कि है y और y की जो हाईएस्ट पावर है वो है 3। ठीक है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 3। इसके बाद में देखो यहाँ पर -9। अब इसका फटाफट से मेरे बताने से पहले आप कमेंट्स में बताइए कि इसकी डिग्री क्या होगी और ये पॉलिनोमियल होगी भी कि नहीं होगी। ठीक है, तो आशा करता हूं आपने बता दिया होगा। अब चलो मैं बताता हूं। तो देखो यहाँ पे लिखा है -9। अब इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अब वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो जीरो है, यानी कि उस वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, जीरो है। तो हम कह सकते हैं x की पावर क्या है, जीरो। तो x की हाईएस्ट पावर, इसके अंदर जो वेरिएबल है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -9 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0, या फिर इसको ऐसे 9x रेज टू द पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर हो और उसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है तो हम मान सकते हैं कि उसके साथ में जो है वो x की पावर जो भी वेरिएबल होगा, मान लो कि कोई नंबर 8 लिखा है, अब मैंने कह दिया कि इसके साथ में बाई वेरिएबल है ना, बाई वेरिएबल यानी कि नहीं है, बाई वेरिएबल नहीं है, मुझे डिनोट करना है वर्ड बाई। तो कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे बाई की पावर 0 लिख दो। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है कि 8 बाई की पावर 0 और 8 दोनों एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर बाई तो लिखा है लेकिन बाई की पावर 0 लिखी है, तो कुल मिला के यहाँ पर बाई है ही नहीं। ठीक है, सिर्फ डिनोट किया गया है, उसको रिप्रेजेंट किया गया है इस तरीके से, यहाँ पर लिखा गया है इस तरीके से। ठीक है, तो आप इस तरीके से मान सकते हो। तो यहाँ पर -9 x की पावर 0 है, तो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ भी आप मान सकते हो। z की पावर 0 का मतलब होता है कि z है ही नहीं। ठीक है, y की पावर 0 का मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल हम लिख सकते हैं और उसकी पावर 0 लिख देंगे। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो 9 है, -9 जो है उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री हो जाएगी गाइस 0। ठीक है, इसकी ये कैसी है, 0 डिग्री वाली पॉलिनोमियल है, तो इसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल के नाम से भी हम जानते हैं। पिछले वाली वीडियो को आप अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें मैंने ये बात बहुत अच्छे से बताई है आपको। ठीक है, तो इसमें जो डिग्री होगी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की। और क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल है ही नहीं, मतलब उस कोई भी सारे वेरिएबल्स की पावर क्या है इसके अंदर, 0 है। ठीक है, अब देखो दूसरा जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में दे रखा है 4z-3। अब यहाँ तो सीधे सीधे दिखाया आपको, z लिख रखा है और z की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1। तो यहाँ पर हो जाएगी 1, मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 1 और इसकी डिग्री मैंने आपको बताई दी 0। ठीक है, तो
कभी कभी ऐसा होता है, मैथ्स में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन आपको आसान लगे, मतलब बहुत से बहुत ज्यादा आसान लगे, उसकी भी प्रैक्टिस करके देखो। उसमें भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपको कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जो आपको समझ में नहीं आती है, उसमें आप अटक ही जाते हो। जैसे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अटक सकते हैं कि -9 लिखा है, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। कुछ लोग कहेंगे पॉलिनोमियल नहीं है, कुछ कहेंगे कि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है, कुछ कहेंगे क्वेश्चन ही गलत है। तो ऐसे बच्चे कुछ सोच सकते हैं, ठीक है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3, ठीक है, राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। अब आपको पॉलिनोमियल खुद से लिखनी है, अपने आप से लिखनी है। एक पॉलिनोमियल लिखनी है जिसकी डिग्री 1 हो, एक लिखनी है 2 वाली और एक लिखनी है 3 वाली, ठीक है। तो अब देखो, कोई भी आप लिख दो, कोई भी नंबर लिख दो, या फिर कोई भी जैसे मान लो कि मेरे दिमाग में वेरिएबल आ रहा है p, तो मैं p लिख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और p कौन सी लिखनी है, मेरे को लिखनी है डिग्री 1 वाली पॉलिनोमियल, ठीक है। तो p की पावर क्या होगी 1, या तो p की पावर 1 लिख दो या फिर p लिख दो। अब यहाँ पे और भी मैं ऐड ऑन कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं p + 5, या फिर मैं लिख सकता हूं 2p + 7, ठीक है। और मैं लिख सकता हूं 3p, है ना। कोई भी नंबर यहाँ पे 30 भी लिख सकता हूँ, 30p प्लस यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकता हूँ, 121 लिख सकता हूँ, कोई भी नंबर। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ऐसी पॉलिनोमियल लिखनी है उसमें एक ही टाइप का वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, और उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होनी चाहिए। अब देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 30p + 121 लिख दिया, उसके बाद में एक और p लिख दो, एक बार p लिख दो, ठीक है, या फिर 2p लिख दो। तो ये भी आपकी पॉलिनोमियल हो जाएगी ऑफ डिग्री 1, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जब इनको ऐड करोगे 2p और 30p को, तो क्या हो जाएगा 32p + 121, मतलब फाइनल इक्वेशन हमारी यही बनेगी। तो यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगी, आपकी डिग्री 1 की हो जाएगी, ठीक है। तो पहले वाले का आंसर आप इन सब में से किसी में से भी कुछ भी लिख सकते हो। मैं लिख देता हूं p + 5, या फिर p लिख दो, 2 एग्जाम्पल आप लिख दो, वैसे उसने एक ही पूछा है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद में डिग्री 2 वाली पॉलिनोमियल लिखने के लिए क्या लिखना है, कोई भी वेरिएबल आप जो भी आपको लगता है वो आप लिख लो, ठीक है। ओके, जैसे मान लो कि मैंने लिख लिया x, ठीक है। अब उसकी जो पावर है वो क्या रखनी है, आपको 2 रखनी है। तो x² + x हो सकता है +5, ये एक पॉलिनोमियल हो सकती है। और देखो 50x² + 3x + 7, ये भी हो सकती है। या फिर 51x² + 7, ये भी हो सकती है, ठीक है। मतलब मैं या तो पहले हाईएस्ट पावर x² ले लूं, फिर उसके बाद x लिख लूं और 7 लिख लूं, या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि इसको मिस कर दूं, मतलब इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो बस ध्यान रखना है कि एक वेरिएबल होना चाहिए और उसकी हाईएस्ट पावर सिर्फ और सिर्फ 2 होनी चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है कि पहले भाई 2 की पावर वाला लिखो, फिर 1 पावर वाला लिखो और फिर 0 पावर वाला लिखो। तो ऐसा कुछ भी कोई रूल है नहीं, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी एक पॉलिनोमियल चूज कर सकते हो और अपने दिमाग से भी कुछ बना सकते हो, जो आपके दिमाग में आए। आंख बंद करके 72x² लिख दो, ये भी आपकी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में 3 पॉलिनोमियल, तो 3 के लिए भी का आप जो भी मन में आए, 9x², सॉरी x² नहीं 3, यहाँ पर क्या आएगा 9x³, ठीक है। 9x³ हो सकता है, 90x³ हो सकता है, 190x³ हो सकता है, 2190x³ हो सकता है। उसके बाद में यहाँ x² ऐड कर दो, x ऐड कर दो, +7 लिख दो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर आप चाहो तो इतना ही लिख दो 7x³, ऐसे ही लिख दो। या फिर आपका मन करता है तो 7x³ + x + 7 लिख दो, इसको हटा दो। आपका मन करता है तो 7x³ + x² लिख दो, तो ये भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि एक तरह का ही वेरिएबल होना चाहिए, और जितनी डिग्री की आप पॉलिनोमियल लिख रहे हो उसमें उस वेरिएबल की पावर को भी उतना ही लिखना है, मतलब मैक्सिमम पावर उसकी उतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो वेरिएबल दूसरा नहीं लिखना, और आपको
उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो उतनी लिखनी है जितनी डिग्री की आप पॉलिनोमियल लिख रहे हो। ठीक है, समझ में आया? तो आप हेडिंग डाल के लिख सकते हो कि पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री और उसके बाद में 1, उसके बाद में डिग्री 2, फिर उसके बाद डिग्री 3। इस तरीके से आप इनको एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यू इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अब देखो कोफिशिएंट पूछा है, तो कोफिशिएंट का भी रूल मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, तो कोफिशिएंट पूछा है, उसने पूछा है कि ये जो पॉलिनोमियल आपको दिखाई दे रही है, ये पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। तो कहीं नहीं जाना, आपको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर कहां पर है। तो एक्स स्क्वायर ये है, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को डिलीट कर दो, इसमें से एक्स स्क्वायर डिलीट कर दो, क्या बचेगा 6। तो 6 आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद में एक्स क्यू का कोफिशिएंट, तो एक्स क्यू के साथ में क्या है 3, मतलब एक्स क्यू को अगर हटा देंगे, क्या हटाना है, जिसका कोफिशिएंट पूछा है, ठीक है, जिसका भी कोफिशिएंट आपसे पूछा है उसको हटा दो। उसके बाद में क्या बचेगा और कहाँ बचेगा, आपको ये देखना है कि जिसका कोफिशिएंट पूछा है उस टर्म पर जाना है, मतलब जिस टर्म में वो हमारा जो वेरिएबल दे रखा है, जैसे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछा है, तो एक्स क्यूब कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 6। इस तरीके से आपको बताना है। ठीक है, ओके, तो बस इतना ही इसमें पूछा था। अब इसके बाद में बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपके क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, आपको क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जेड इन द पॉलिनोमियल 4z³ + 5z² - 11। अब ये पॉलिनोमियल है और इसके अंदर जेड का कोफिशिएंट पूछा है, किसका, जेड का कोफिशिएंट बताना है। तो जेड कहां पर है, अब देखो आपको इस पॉलिनोमियल के अंदर कहीं पर भी जेड दिखाई दे रहा है, देखो यहां पर है लेकिन जेड क्यूब है, यहां पर है जेड स्क्वायर है, लेकिन सिंगल जेड कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, अब देखो सिंगल जेड कहीं पर भी नहीं है, तो जेड का कोफिशिएंट क्या होगा। अब ये सोचने वाली बात है, मैंने क्या बोला था कि कितना भी आसान हो, कितना भी आसान आपको टॉपिक लगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब आप कह रहे, आपने सोचा होगा कि हम बहुत आसानी से बता सकते हैं किसी का भी कोफिशिएंट, लेकिन यहाँ पर तो जेड है ही नहीं, तो कैसे बताओगे। तो क्यों नहीं है, क्योंकि उसका मल्टीप्लाई, जैसे मान लो अगर मैं जेड के साथ में 0 का मल्टीप्लाई कर दूं, 0 जेड लिख दूं, ठीक है, 0 इंटू जेड लिख दूं या जेड इंटू 0 लिख दूं, तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि यहाँ पर किसी से जेड तो था, लेकिन जेड की मल्टीप्लाई किससे हुई है, जेड 0 से। मतलब मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ 4z³ + 5z² - 11 प्लस, या फिर माइनस, कुछ भी लगा दो, प्लस माइनस लगा दो। ठीक है, दोनों मतलब एक बार प्लस लिख दो, एक बार माइनस, मैं पहले प्लस लिख देता हूं, प्लस 0.z। 0 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, 0.z, या फिर मैं लिख सकता हूं 4z³ + 5z² - 11 - 0z। ठीक है, अब 0z का मतलब क्या है कि 0 का मल्टीप्लाई z के साथ हो रहा है, तो 0 और z का मल्टीप्लाई क्या होगा 0, इसका भी मल्टीप्लाई क्या होगा 0। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि z के साथ में क्या है, z का कोफिशिएंट क्या हो गया 0। ठीक है, मेरे समझाने का मतलब इतना ही था कि यहाँ पे z का कोफिशिएंट क्या होगा 0 होगा, इसका आंसर क्या आएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके आंसर्स कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अगर ऐसे वेरिएबल की, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था, ऐसे वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछ ले जो वेरिएबल उसमें है ही नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे z³ है, z² है, लेकिन z है ही नहीं और उसने z का ही कोफिशिएंट पूछा है आपसे, तो इसका z का कोफिशिएंट क्या होगा 0, सिंपल। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, इसके बाद में ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये जो पॉलिनोमियल आपको दिखाई दे रही है, इसकी कांस्टेंट टर्म क्या होगी। तो कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं होता है, उसको हम कांस्टेंट
टर्म कहते हैं, या फिर उस वेरिएबल की जो पावर होती है वो 0 होती है। मतलब एक ऐसी टर्म जिसके अंदर वेरिएबल की पावर क्या हो, 0 हो। तो देखो ऐसे कभी ऐसे भी दे सकता है आपको क्वेश्चन, इसी को मैं अगर मॉडिफाई करके लिखूं 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10 और x रेज टू द पावर 0, ठीक है, डॉट लगा दो यहाँ पे, या फिर 10x ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे भी लिखा आ सकता है और आपसे पूछेगा कि इसमें कोफिशिएंट मतलब इसमें कांस्टेंट टर्म बताओ कि कांस्टेंट टर्म क्या होगी। अगर मैं पेपर बनाऊं तो मैं ऐसा क्वेश्चन आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार इसमें तो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। और सर ने बताया था कि उस टर्म को कांस्टेंट टर्म कहते हैं जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, और यहाँ तो सबके साथ में वेरिएबल है। तो यहाँ पर देखो इसके साथ वेरिएबल है ही नहीं, मतलब x की पावर क्या है, 0 है। तो जो 10 है ये आपका कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। कौन सी टर्म हो जाएगी, ये वाली जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, और इसको -10 लिखोगे आप, ठीक है। जो -10 है वो आपकी कांस्टेंट टर्म हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है, तो ऐसे कंफ्यूज किया जा सकता है। और भी मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट थे इसमें वो सब बता दिए, इसके अलावा और भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और अगर आपके कोई माइंड में है कि ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है इससे, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं 2.2 एक्सरसाइज में, जो कि इससे अगली एक्सरसाइज है। बहुत जल्द उसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। और मेरी जो शॉर्ट वीडियोस हैं उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और दूसरा चैनल है क्लास 10th के नाम से, उसको भी आप अपने फ्रेंड्स को गाइड कर सकते हो, अगर कोई आपका 10th क्लास में कोई फ्रेंड है तो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।